बच्चों, कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई कर रहे हैं? चलिए ठीक है, पढ़ते रहिए आप लोग। तो आप लोग से मैं बताया था कि एक लेक्चर नया चलने वाला है। वो नया जो सब्जेक्ट है बिजनेस मैनेजमेंट, अर्थात प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। इसका सिलेबस आप लोग को एक दिन में बता दिया था और उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग को पढ़ाया जाएगा। यह खास तौर से कुछ यूनिवर्सिटियों में बीकॉम प्रीवियस में पढ़ाया जाता है, कुछ में सेकेंड ईयर में, कहीं थर्ड ईयर में भी पढ़ाया जाता है। लेकिन आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं उससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि आपके वो सिलेबस में है या नहीं है, इसको जानना ज़्यादा जरूरी है। सिलेबस में जिस क्लास में आप पढ़ रहे हैं, जो भी आपका सिलेबस है बिजनेस मैनेजमेंट से रिलेटेड, जो भी टॉपिक इसमें आपको मिलेंगे वो आपको पढ़िएगा। बिजनेस मैनेजमेंट में होता क्या है, चूंकि पहला लेक्चर मैं बता दे रहा हूं। आइए पहले टॉपिक शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले मैं बता दे रहा हूं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में ये व्यवसाय से रिलेटेड है, बिजनेस से रिलेटेड है। इसकी क्या थ्योरी वगैरह हैं, क्या उसके फंक्शंस वगैरह हैं, ये सब इसमें पढ़ना है। बिजनेस मैनेजमेंट में जो भी उसका नाम ही है प्रबंध का सिद्धांत, उसमें ए टू जेड स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी खोज बहुत पहले नहीं हुई थी, बहुत पहले नहीं हुई थी। यह औद्योगिक क्रांति से पूर्व तो समझिए बिजनेस मैनेजमेंट कुछ था ही नहीं। औद्योगिक क्रांति जब हुई उसके बाद बिजनेस मैनेजमेंट धीरे धीरे पनपना शुरू हुआ। उसके बाद से इसका विकास 1940 ईस्वी के बाद से प्रारंभ हुआ। लेकिन आज वर्तमान समय में प्रेजेंट टाइम में बिजनेस मैनेजमेंट का क्षेत्र काफी व्यापक है। अर्थात चाहे घर हो, परिवार हो, ऑफिस हो, बिजनेस हो या कोई कारोबार हो, हर क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है। ताइए हम शुरू करते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, हिंदी में इसे कहा जाता है व्यवसाय प्रबंध के सिद्धांत, ठीक है। यह हमारा सब्जेक्ट है। इसी सब्जेक्ट पर आप लोग हमेशा एक एक लेक्चर आप लोग का पढ़ता रहेगा, कंटिन्यू आप लोग देखते रहिएगा। सबसे पहले इसमें टॉपिक शुरू कर रहे हैं प्रबंध की अवधारणा। प्रबंध की अवधारणा, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट होता क्या? अभी आपको मैं बताया कि इसका विकास 1940 के बाद से किया गया। 1940 के बाद से बिजनेस मैनेजमेंट का जब विकास किया गया तो धीरे धीरे प्रत्येक क्षेत्रों में, चाहे कल कारखाने हो, उद्योग हो, व्यवसाय हो, कारोबार हो, मित्र हो, दोस्त हो, सभी में इसका यूज किया जा रहा है। और आज तो इतना बड़े पैमाने पर है कि समझिए कि हर क्षेत्र में, चाहे वो भारत हो, चाहे दुनिया का कोई भी कोना हो, हर देशों में बिजनेस मैनेजमेंट का प्रयोग किया जा रहा है। बिजनेस मैनेजमेंट पर अलग अलग विद्वानों ने कुछ कहा है कि बिजनेस मैनेजमेंट एक प्रक्रिया है, कोई मशीन इसको कहा है, कोई एक अधिकारी कहा है, कोई एक सिस्टम कहा है, कोई तकनीकी कहा है। अलग अलग व्यक्ति अलग अलग नामों से कहे कि बिजनेस मैनेजमेंट होता क्या। बिजनेस मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, लगातार कंटिन्यू पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया। कुछ लोग इसे पेशा भी कहते हैं और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इसे श्रम समूह में इसका प्रयोग किया जाता है, व्यवसाय के प्रत्येक क्षेत्रों में प्रयोग किया जाता है। प्रबंधक अपना मैनेजमेंट करने के लिए, प्रबंधक अपना कारोबार चलाने के लिए, अपने अधीनस्थों पर नियंत्रण करने के लिए इसका कार्य करता है। अर्थात ये दूसरे से कार्य कराने की एक कला है, एक विषय है। ये हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट का। कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट के अंतर्गत हम यह जानेंगे कि इसकी क्या क्या धारणाएं हैं, क्यों इसे
किस टॉपिक, किस रिलेटेड, किस विषय के संबंध में इसे कॉन्सेप्ट कहा गया है, इसकी कौन कौन सी अवधारणाएं होती है। तो प्रबंध की सबसे पहली अवधारणा, क्योंकि हर विद्वानों ने, हर प्रबंध विशेषज्ञ ने अपनी अपनी धारणा प्रस्तुत की, लेकिन सभी विशेषज्ञों की धारणाओं को मिलाकर इसको प्रबंध की अवधारणा को एक अलग रूप दिया गया है, मिश्रण दिया गया है कि प्रबंध की अवधारणा होती क्या है। पहला इसकी अवधारणा है कि प्रबंध दूसरों व्यक्तियों से संबंध रखता है, मतलब कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिसमें अकेले मैनेजमेंट किया जा सके। जहां दो या दो से अधिक व्यक्ति होंगे वहीं पर हम मैनेजमेंट कर सकते हैं। लिखा है कि प्रबंध दूसरे व्यक्तियों से संबंध रखता है। मैनेजमेंट हम तभी कर पाएंगे जब 2, 4, 10 व्यक्ति सामने होंगे, तभी उन पर नियंत्रण कर सकते हैं, तभी उनसे कोई काम करा सकते हैं। इसीलिए प्रबंध दूसरे व्यक्तियों से संबंध रखता है। ठीक है। दूसरा है प्रबंध समूहों में मिलकर कार्य कराने की कला। ये भी कहा गया है कि प्रबंध दूसरे समूहों से, मतलब किसी समूह से, किसी ग्रुप से जहां अधिक व्यक्ति, उनके साथ मिलकर, मतलब उनके साथ ऐसा मिला जाए कि हम अपनी बात को कहें और वो माने, हम कोई भी काम उनसे करा सकें। तो प्रबंध समूहों में मिलकर कार्य करने की एक कला है, अर्थात ग्रुप में ऐसा लीडरशिप किया जाए कि अगला व्यक्ति उस कार्य को करने के लिए सक्षम हो जाए। तो प्रबंध समूहों में मिलकर कार्य कराने की एक क्या है, कला। अगला है प्रबंध एक प्रक्रिया है। ये भी कहा गया है कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस, मतलब कि प्रबंध एक ऐसा काम है कि आज कर दे तो ऐसा नहीं कि कल नहीं करना है। आज क्या, प्रत्येक समय, प्रत्येक क्षण, प्रत्येक दिन, प्रत्येक साल, हर जगह पर करना है। कंटिन्यू, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। हम मैनेजमेंट कर रहे हैं, हमारे बाद जो लोग आएंगे मैनेजमेंट करेंगे, उसके बाद वाले लोग मैनेज करेंगे। ये कभी समाप्त होने वाली क्रिया नहीं है, अर्थात एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, एक लंबी प्रोसेस है। ठीक है। अगला क्या है, प्रबंध जो है, प्रबंध नवीन विचारों की शक्ति, मतलब प्रबंध एक ऐसा चीज है कि नया विचार इसमें किया जाता है, नए तकनीक का खोज किया जाता है, नया नियम बनाया जाता है, नया उसमें सिद्धांत लागू किए जाते हैं। मतलब एक ऐसा पावर है जिसमें नवीन विचारों की खोज की जाती है। तो प्रबंध के कॉन्सेप्ट में ये क्या, चौथा पॉइंट है, प्रबंध नवीन विचारों की एक शक्ति होता है। अगला क्या है, प्रबंध निर्णय संबंधी प्रक्रिया, निर्णय संबंधी क्या है, क्रिया। मतलब मैनेजमेंट एक ऐसा चीज है जिसमें हम किसी विषय पर डिसीजन लेते हैं और डिसीजन लेने के बाद उस डिसीजन के अनुरूप, अकॉर्डिंग, उसके अनुसार कार्य को करते हैं। क्योंकि मैनेजमेंट हम तभी कर सकते हैं जब हमारा उद्देश्य स्पष्ट हो, हमको मालूम है कि कब कैसे किसी काम को करना है, किस ढंग से करना है या कराना है। तो जब उस पर हम डिसीजन ले लेंगे तभी हम उस कार्य को किसी दूसरे व्यक्ति के साथ, एक दूसरे व्यक्ति से करा सकते हैं। अर्थात प्रबंध एक डिसीजन संबंधी क्रिया है, अर्थात प्रोसेस है। अगला है प्रबंध लक्ष्य निर्धारित करता है। लक्ष्य निर्धारण व उद्देश्य प्राप्ति का कार्य करता है। उद्देश्य प्राप्ति का कार्य करता मतलब मैनेजमेंट में ये निश्चित होता है कि हमारा टारगेट क्या है,
हमें किस कार्य को करना है और उस कार्य को करने पे हमारा उद्देश्य पर्पज क्या होगा, किस उद्देश्य की हमारी पूर्ति होगी, ये सब क्रिया है। अगला है प्रबंध औद्योगिक समाज का एक अंग है। मैनेजमेंट क्या है? आज के आधुनिक युग का एक अंग है, एक पार्ट है। क्योंकि देखते होंगे किसी कल कारखाने फैक्ट्री में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, उस डिपार्टमेंटों के ऊपर एक हेड होता है, उस जो डिपार्टमेंट होते हैं उनके भी नीचे होते हैं, उनके भी नीचे होते हैं, एक प्रोसेस चैनल चलता आता है। बिना मैनेजमेंट का किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी इंडस्ट्रीज में, किसी फैक्ट्री, कारोबार वगैरह में व्यवसाय सफल नहीं हो सकता, क्योंकि वो चैनल बना रहता है। हम अधीनस्थों का अपना क्या नाम है नियंत्रण करते हैं, उस पर मैनेजमेंट करते हैं, उनसे कार्य कराते हैं। अब उससे ऊपर आइए तो हमारा भी कोई मैनेजमेंट करता है, उसके ऊपर आइए उसका भी कोई मैनेजमेंट करता है। अर्थात ऊपर से नीचे चलने वाला एक प्रोसेस है जिसमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उसका होना जरूरी है। ठीक है, तो इस तरह एक समझे हैं आप प्रबंध की अवधारणा अर्थात कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें है प्रबंध की कुछ परिभाषाएं। प्रबंध की परिभाषा इस मैनेजमेंट सब्जेक्ट पर अर्थात बिजनेस मैनेजमेंट के टॉपिक पर अनेक विद्वान जो हैं उन्होंने अपना डेफिनेशन दिया। जितने भी लोग हैं, जितने भी ये विद्वान हैं, ये सब अपने अपने विचारों को प्रकट किए हैं। उन्होंने प्रबंध को कई रूपों में, कोई कुछ कहा है, कोई कुछ कहा है। तब यही जानेंगे कि प्रबंध की परिभाषा क्या है, अर्थात प्रबंध है क्या, किसने क्या कहा है प्रबंध के बारे में, प्रबंध कैसा विषय है। तो सबसे पहले हम आइए लॉरेंस एप्ले के अनुसार। लॉरेंस एप्ले, ये ध्यान दीजिएगा कि कभी भी जब डेफिनेशन लिखा जाता है तो चूंकि प्रयास किया जाता है कि छोटा डेफिनेशन याद करें, और छोटा जब भी डेफिनेशन याद किया जाता है तो ये डबल इन्वर्टेड जो कामा है उसके अंडर में लिखा जाता है। अब आइए चलते हैं लॉरेंस एप्ले ने क्या कहा है। लॉरेंस एप्ले कहते हैं कि प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, न कि वस्तुओं का निर्देशन। क्या क्या है? प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, न कि निर्देशन। इन्वर्टेड कामा। इनका कहना यह है कि प्रबंध जो है ये लोगों का माइंड डेवलप करता है, अर्थात उनका ये विकास करता है, उनको ऊंचाइयों पर ले जाने का कार्य करता है, न कि ये निर्देशन है। मैनेजमेंट कोई डायरेक्शन नहीं है, उसमें आदेश निर्देश नहीं दिया जाता। मैनेजमेंट ही एक ऐसा चीज है जो लोगों का विकास करता है, अर्थात उनका डेवलपमेंट करता है, उनको ऊंचाई पर ले जाता है, उनके सोचने समझने की शक्ति को विकसित करता है। ठीक है, अगला है लुईस एलन। क्योंकि डेफिनेशन में आप लोग को इसलिए दे रहा हूं कि अभी स्टार्टिंग हो रहा है बिजनेस मैनेजमेंट का, तो थोड़ा इसके बारे में 2-4 मुख्य डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए कि बिजनेस मैनेजमेंट का डेफिनेशन क्या है, परिभाषाएं कौन कौन से विद्वान ने क्या क्या कही। हाँ, तो आइए शुरू करते हैं लुईस एलन। लुईस एलन क्या कहते हैं? प्रबंध वही है जो प्रबंधक का कार्य करता है। प्रबंध वही है जो प्रबंधक का कार्य करता है। मतलब इनके कहने का मतलब है मैनेजमेंट वही है जो मैनेजर के रूप में कार्य करे। मतलब कि जब तक कोई मैनेजर नहीं होगा, प्रबंधक नहीं होगा, अर्थात जब तक उसे यह एहसास नहीं होगा कि हाँ हम ही सर्वे सर्वा, अर्थात हम ही सब कुछ है, हमारे नीचे लोग हैं, हम उनको कैसे डील करें,
कैसे उनको निर्देश दे, कैसे उन पर नियंत्रण रखें, कैसे अपना कार्य उनसे कराएं, तब तक मैनेजमेंट नहीं हो सकता। अर्थात यह मान के चलना चाहिए कि मैं खुद मैनेजर हूँ, मैं खुद प्रबंधक हूँ और हमारे अधीनस्थ एक कर्मचारी हैं, कैसे उनको सहयोग पूर्वक कार्य करें एवं कराने के लिए प्रेरित करें, मोटिवेट करें और उन पर नियंत्रण भी रखें, उनको लक्ष्य निर्धारित करें, तभी मैनेजमेंट हो पाएगा। तो प्रबंध क्या है? प्रबंध वही है जो प्रबंधक का कार्य करे। मैनेजमेंट वही कहलाता है जो मैनेजर के रूप में एक कार्य करता है। एक और विद्वान के बारे में आइए, फेमस है, ये हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल, हेनरी फ्योल क्या कहते हैं, इनके बारे में प्रबंध से तात्पर्य, इनका मानना है कि प्रबंध है, लेकिन यहाँ प्रबंध का मतलब ये है कि पूर्वानुमान लगाने, योजना बनाने, नीति निर्धारण करने, आदेश देने, समन्वय करने और नियंत्रण करने से। यह कहते हैं कि प्रबंध क्या कहते हैं? प्रबंध पूर्वानुमान लगाने, पूर्वानुमान लगाने, योजना बनाने, निर्देश देने, समन्वय करने व नियंत्रण से है। माने इनका कहना यह है कि मैनेजमेंट वह है जिससे भविष्य का पूर्वानुमान लगाया जाए, मतलब पास्ट और प्रेजेंट के आधार पर, माने भूत और वर्तमान के आधार पर हम भविष्य का पूर्वानुमान लगाएं और उसके आधार पर हम योजनाएं बनाएं। योजना बनाने के अनुसार उसका हम डायरेक्शन दें और डायरेक्शन देने के बाद से आपस में तालमेल भी बिठाए रखें, सामंजस्य स्थापित करें, कोऑर्डिनेशन करें और लास्ट में उस पर नियंत्रण यदि कर रहे हैं, तो यही हमारा मैनेजमेंट है। जिस व्यक्ति में, जिस मैनेजर में, जिस कोई भी कार्य कराने वाला या लीडरशिप वाला व्यक्ति है जिसमें ये गुण पाए जाते हैं, तो उसी को मैनेजमेंट कहा जाता है। तो अभी जो लेक्चर में आपको केवल इतना ही बताया गया है कि मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, अवधारणा इसकी क्या है, और कुछ विद्वानों के द्वारा उनका डेफिनेशन भी दिया गया। एक और विद्वान है, वो भी बता रहे हैं, जोसेफ एफ मेसी। जोसेफ, ये है जोसेफ एल मेसी। इनका क्या कहना क्या है? प्रबंध क्या है? प्रबंध क्या है? इनका कहना है, बहुत छोटा ही डेफिनेशन दिए हैं, प्रबंध दूसरे व्यक्तियों से कार्य संपन्न कराता है। प्रबंध क्या करता है? प्रबंध दूसरे व्यक्तियों से कार्य संपन्न कराता है। बस इतना ही बड़ा डेफिनेशन। ये सब अलग अलग विद्वान अपना अपना डेफिनेशन दिए। इनका मानना है कि प्रबंध दूसरे व्यक्तियों से कार्य करा, मतलब मैनेजमेंट वही है जो दूसरे से कार्य करे, मतलब खुद न करे, दूसरे से कराए, लेकिन उसके साथ साथ उससे चलना पड़ेगा, उसको सही डायरेक्शन देना पड़ेगा, उसे समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, यहाँ आवश्यकता पड़ने पर खुद करके दिखाना पड़ेगा, तब वो अगला वो कार्य करेगा। तो मैनेजमेंट वो है जो दूसरे व्यक्तियों से कार्य संपन्न कराता है, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे व्यक्तियों से कार्य कराने में पूर्ण रूप से सक्षम होता है, तो उसी को क्या कहा जाता है? मैनेजमेंट कहा जाता है। तो मैनेजमेंट दूसरे व्यक्तियों से कार्य कराने का कार्य संपन्न कराता है। तो इसको पहले नोट कर लीजिए आप लोग, ये भी का ध्यान रखिएगा, ये फुल सिलेबस आप लोगों को कंप्लीट कराया जाएगा। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आप लोग नोट्स तैयार करते रहिए। जो भी टॉपिक है, हर टॉपिक जब बोर्ड कवर हो जाएगा तो उसके बाद से मैं आपको समय दूंगा कि इसको नोट्स कर लीजिएगा। नोट करने के बाद फिर अगला टॉपिक स्टार्ट होगा। तो अगले लेक्चर में आप जानेंगे कि प्रबंध के कौन कौन से कार्य। तो कार्य जाने से पहले मैं चाहूँगा कि आप नोट कर लें, तो नोट करिए, फिर मिटा रहे हैं। हेलो बच्चों,
आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलिए आइए अगला टॉपिक शुरू करते हैं। अगला हमारा टॉपिक है प्रबंध की विशेषता एवं लक्षण। इस टॉपिक को जानने के बाद से तब बताएंगे आप लोग को प्रबंध के कार्य। अब यह जानेंगे कि प्रबंध के लक्षण क्या है, प्रबंध की विशेषताएं क्या है, करेक्टर इसका क्या है, ठीक ना। कौन कौन से गुण विद्यमान होने चाहिए कि उसे प्रबंध माना जाएगा, अर्थात मैनेजमेंट माना जाएगा। सबसे पहले है प्रबंध उद्देश्यपूर्ण। प्रबंध क्या है? प्रबंध उद्देश्यपूर्ण, मतलब प्रबंध ऐसा हो जिसमें उसका टारगेट, ऑब्जेक्ट, उद्देश्य स्पष्ट हो कि हम जो मैनेजमेंट कर रहे हैं, हम जो कार्य कर रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कर रहे हैं। तो ये उद्देश्य होना चाहिए, तभी हम मैनेजमेंट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ाने का मतलब ये है कि भाई हमारा है कि जिस विषय या टॉपिक पर आपको ज्ञान देना और आपका काम है उस ज्ञान को अर्जित करना। लेकिन यहाँ मैनेजमेंट का मतलब यह है कि ये भी ध्यान रखना है कि कोई बच्चा शोर न करे, सभी लोग सिस्टमेटिक ढंग से पूछे, किसी बच्चे को दिक्कत हो तो तुरंत क्वेश्चन करे, उसका आंसर जब मेरा जरूरी है कि तुरंत आंसर देना, मतलब क्लास पूरी डिसिप्लिन में रहे। यही हम मैनेजमेंट होता है। जब एक मैनेजर अपने कर्मचारियों पर नियंत्रण रखता है, जब स्कूल का एक शिक्षक, कॉलेज का एक शिक्षक, टीचर अपने स्टूडेंट पर कंट्रोल बनाए रखता है, अपने डायरेक्शन के अनुसार उन्हें शिक्षा देता है और वो उसे एक्सेप्ट करते हैं और उनका उद्देश्य रहता है कि मेरे स्टूडेंट अच्छे नंबर से पास हों, तो यही क्या है? मैनेजमेंट है। तो मैनेजमेंट का उद्देश्य निश्चित होना चाहिए। दूसरा है प्रबंध जो है सामूहिक प्रयासों का संबंध है। प्रबंध क्या है? प्रबंध सामूहिक प्रयासों का संबंध है। प्रबंध है, संबंध है। प्रबंध क्या है? सामूहिक प्रयासों का संबंध है। प्रबंध अकेले नहीं किया जा सकता। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं कितना भी चिल्लाते रहूं लेकिन आप समझेंगे नहीं। क्यों नहीं समझेंगे? कि जब तक आप में उस समय चीज को समझने की शक्ति नहीं होगी कि भाई हम क्यों आए हैं, किस उद्देश्य से आए, तब तो उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। मतलब कि मैं चिल्लाऊं, मैं पढ़ाऊं, मैं समझाऊं और आप उसे ध्यान से समझिए। जहां समस्याएं उत्पन्न हो वहां तुरंत आप प्रश्न पूछिए। तो कहने का मतलब है यहाँ सामूहिक प्रयासों का संबंध है। अकेले कार्य प्रबंध नहीं किया जा सकता। जब तक सभी की सहमति से सबकी राय एक जैसी नहीं होगी तब तक मैनेजमेंट हम नहीं कर सकते। पता चले ये कितना भी मैनेजमेंट करने में लगा है, बाकी चिल्लाने में लगे हैं, तो मैनेजमेंट नहीं होगा। कहा जा रहा है ऐसे करिए तो वो चाह रहा है उधर करने के लिए, तो यहाँ मैनेजमेंट नहीं, मतलब सभी के सहयोग से ही मैनेजमेंट किया जा सकता है। तीसरा प्रबंध मानवीय साधनों व भौतिक साधनों का संबंध। मतलब मैनेजमेंट मानवीय क्रियाओं पर भी किया जाता है, मनुष्यों पर भी किया जाता है, व्यक्तियों के मैन पावर पर किया जाता है, अर्थात कई व्यक्तियों पर किया जाता है, और भौतिक वस्तुओं पर भी किया जाता है। भौतिक मतलब जो हमारे व्यवहारिक जीवन में प्रयोग आती है, जो पृथ्वी पर इस समय उपस्थित है, जिसकी आवश्यकता हमें है, तो भौतिक साधनों का ये संबंध है। मतलब मानवीय और भौतिक दोनों जब साधन संपन्न होंगे, जब साधन एकत्र होंगे, दोनों का रिलेशन बनेगा। ऐसा नहीं कि मैं कह दिया कि भाई जाइए उस वहां से दौड़ के आइए, तो कोई उस यहाँ पे उद्देश्य नहीं है। किसी कार्य को करने के लिए, कार्य क्या है? वो भौतिक साधन है, और करने वाला कौन है? मानवीय है, मनुष्य है, हम आप हैं। तो जब तक इन दोनों का तालमेल नहीं होगा तब तक वहां पर मैनेजमेंट नहीं हो सकता।
अगला है प्रबंध। प्रबंध एक विशिष्ट प्रक्रिया, विशिष्ट क्रिया, विशिष्ट क्रिया। मैनेजमेंट क्या होता है? एक स्पेशल एक्टिविटीज है। विशिष्ट क्रिया, विशिष्ट क्रिया कैसे है कि मैनेजमेंट सबके बस में नहीं होता। मैनेजमेंट कुछ व्यक्तियों के द्वारा ही किया जाता है। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं बोल नहीं पाते हैं, दूसरे के साथ मतलब उनको बोलने में बड़ी हिचकिचाहट होती है, बड़ों के साथ बोलने में हिचकिचाहट होती है। तो मैनेजमेंट एक विशेष क्रिया है, मतलब कुछ विशेष व्यक्तियों के द्वारा ही मैनेजमेंट किया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी है, इतने लोग हैं, कोई किसी के अधीन है, कोई टॉप लेवल पे है, जब वो स्पेशल नहीं रहता तो टॉप पे कैसे होता? तो ये स्पेशल क्रिया है, विशेष क्रिया। अगला है प्रबंध सार्वभौमिक। प्रबंध क्या? सार्वभौमिक है। प्रबंध सार्वभौमिक का मतलब यह है कि प्रबंध एक ऐसा चीज है जो सभी जगह व्याप्त है। अपने देश में भी है, विदेश में भी है, घर में भी है, बाहर में भी है, स्कूल में भी है, ऑफिस में भी है, हर जगह मैनेजमेंट है। बिना मैनेजमेंट का कोई भी सिस्टम नहीं चलाया जा सकता, इसलिए इसे सार्वभौमिक क्रिया कहा जाएगा। अर्थात सभी जगह व्याप्त है, हर जगह उपलब्ध है। आप अपने घर में देखिए, घर के मैनेजमेंट कौन करते हैं? आपके माता पिता करते हैं। तो माता पिता क्या है? एक तरह से मैनेजर है। मैनेजमेंट के साथ मतलब माता पिता के साथ साथ मैनेजमेंट का भी वो कार्य कर रहे हैं, मतलब आप पर नियंत्रण रख रहे हैं, आपकी अच्छाइयों बुराइयों को जानने का प्रयास कर रहे हैं, आपकी आवश्यकताओं को जानने का प्रयास कर रहे हैं, ये भी चाह रहे हैं कि आप ये करें। तो ये क्या है? हर जगह व्याप्त है, मतलब सभी जगह मैनेजमेंट उपलब्ध है। अगला है प्रबंध एक आर्थिक तंत्र। आर्थिक तंत्र है, मतलब इसे कहा गया है कि इकोनॉमिक मशीन, क्योंकि मैनेजमेंट का उपयोग प्राचीन समय से ही चला आ रहा है, लेकिन उस समय उसका विकास नहीं हुआ था। आज आधुनिक समय में जब मशीनों का प्रयोग बढ़ा, तब यहाँ मैनेजमेंट का भी यूज किया गया। जैसे देखते होंगे पहले के शासनकाल में राजाओं महाराजाओं का शासनकाल था, तो वही मैनेजमेंट का काम करते थे, पूरा नियंत्रण अपने हाथ में रखते थे। लेकिन आज राजतंत्र प्रजातंत्र है, सॉरी प्रजातंत्र, मतलब इसमें सभी लोग स्वतंत्र है, अर्थात यहाँ पे एक मशीन के रूप में कार्य करता है। करने का मतलब जिस तरह एक मशीन कंटिन्यू एक के बाद एक उत्पादन करता रहता है, उसी तरह मैनेजमेंट, जैसे आज हम किसी और चीज का मैनेजमेंट किए तो अभी थोड़ी देर बाद दूसरे का मैनेजमेंट करेंगे, तीसरे का करेंगे, चौथे का करेंगे, मशीन की तरह ये निरंतर चलता रहता है। अगला क्या है? प्रबंध एक प्रशासनिक कार्य है। प्रबंध एक प्रशासनिक कार्य है। मैनेजमेंट क्या है? इसका उपयोग एडमिनिस्ट्रेशन में भी किया जाता है, प्रशासन में किया जाए, जैसे गवर्नमेंट सेक्टर में राजनेताओं के द्वारा, मंत्री के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा, हर जगह मैनेजमेंट का कार्य किया जाता है। क्योंकि जब तक ये नियंत्रण नहीं लगाएंगे तो अधीनस्थ अच्छे ढंग से काम नहीं करेंगे। तो ये प्रशासनिक कार्य भी है। अगला है प्रबंध त्रिस्तरीय होता है। प्रबंध त्रिस्तरीय होता है। प्रबंध त्रिस्तरीय का मतलब ये होता है कि 3 लेवल का होता है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लो लेवल। मतलब उच्च स्तरीय प्रबंध जो सबसे ऊपर है, मध्य स्तरीय प्रबंध जो उसके नीचे है, निम्न स्तरीय प्रबंध जो इसके नीचे है। उच्च स्तरीय में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आते हैं, संचालक आते हैं या और बड़े अधिकारी है। उसके नीचे विभागों के प्रबंधक आते हैं, उसके नीचे पर्यवेक्षक आते हैं, सहायक आते हैं, ये सब आते हैं। तो ये त्रिस्तरीय होता है, 3 लेवल पर होता है। एक और चीज है कि प्रबंध जो होता है, प्रबंध कला एवं विज्ञान। विज्ञान मैंने कुछ विद्वानों के द्वारा ये भी कहा गया है कि प्रबंध क्या है? कला भी है और एक विज्ञान भी। कला इसलिए है कि इससे विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है, विशेष ज्ञान, अनुभव, शिक्षण, प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। विज्ञान इसलिए है कि ये साइंस के रूप में कार्य करता है, इसमें किसी नए तथ्य की खोज की जाती है, किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति की जाती है, इसलिए इसे कला और विज्ञान दोनों कहा गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जो मेन आपका टॉपिक है वह है प्रबंध के कार्य।
प्रबंध के कार्य, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ध्यान दीजिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्वेश्चन में। प्रबंध के कौन कौन से कार्य, ध्यान दीजिएगा। प्रबंध के कार्यों को हमने दो पार्ट में बांटा। कितने पार्ट में? दो पार्ट, ए पार्ट और बी पार्ट। ए पार्ट में प्रबंध के हमने मुख्य कार्य बताया, मुख्य कार्य, और बी पार्ट में सहायक या इसको अन्य कार्य भी कर सकते हैं, अन्य कार्य भी कर सकते हैं। माने प्रबंध के कार्यों को हमने दो भागों में बांटा। प्रश्न है कि प्रबंध कौन कौन सा कार्य करता है? तो प्रबंध बहुत सारा कार्य करता है, लेकिन इसके कार्यों को हमने सुविधा की दृष्टि से दो पार्ट में बांटे। पहला है, ए है मुख्य कार्य और दूसरा है सहायक कार्य। मुख्य कार्य क्या है? सबसे पहले देखिएगा, पहला है नियोजन। ध्यान दीजिएगा, इसको अंग्रेजी में प्लानिंग कहा जाता है। नियोजन क्या है? क्योंकि ये सब विस्तार से आगे के चैप्टरों में है, ये सब चैप्टर्स हैं, लेकिन जितने भी इसके कार्य बताए गए हैं वो सब आगे चैप्टर हो गए, लेकिन थोड़ा थोड़ा डिटेल यहाँ पे बता दे रहे हैं। नियोजन क्या होता है? किसी भी कार्य को कब, कैसे, किस ढंग से, किस प्रकार से, क्यों करना है, तो उसी को नियोजन कहा जाता है। मतलब जहां भविष्य की योजनाएं बनाई जाती है कि हम किसी कार्य को कब, कैसे, किस ढंग से करें, तो उसी को प्लानिंग या नियोजन कहा जाता है। मतलब कि जैसे हमें कोई काम करना है तो उसके लिए योजना यदि हम बना रहे हैं कि इस काम को ऐसे ऐसे करना है, इस सिस्टम से करना है, ये क्या कहलाएगा? नियोजन कहलाता है। दूसरा इसमें कार्य आपका आता है संगठन। संगठन, इसको अंग्रेजी में ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। ऑर्गेनाइजेशन, संगठन। प्रश्न यह है कि संगठन होता क्या है? बताइए, संगठन किसे कहा जाता है? संगठन का मतलब होता है कि निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्ति करने के लिए सब में आपस में, आप सभी व्यक्तियों को आपस में संगठित करना ही संगठन कहलाता है। हमें किसी उद्देश्य की जैसे प्राप्ति करनी है, उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हमें कौन कौन से साधन चाहिए, किन किन व्यक्तियों का सहयोग मिले चाहिए, उन सबको एकत्र करना, संगठन करना, बुलाना, आपस में एक जोड़ना ही संगठन कहलाता है। संगठन में लक्ष्य प्राप्ति का साधन उपलब्ध कराया जाता है। हमें टारगेट क्या अचीव करना है, उसके लिए किन किन लोगों की आवश्यकता पड़ेगी, किन किन साधनों की आवश्यकता पड़ेगी, उसी को संगठित करना ही संगठन कहलाता है। तीसरा आता है नियुक्तिकरण। तीसरा आता है नियुक्तिकरण। इसको अंग्रेजी में कहा जाता है स्टाफिंग। स्टाफिंग क्या होता है? नाम ही है नियुक्तिकरण, स्टाफिंग। मतलब हमें किसी कार्य को करने के लिए, उद्देश्य प्राप्ति के लिए, कारोबार चलाने के लिए या कोई भी कार्य करने, अपने अलावा अन्य लोगों का भी सहयोग लेना पड़ेगा। अर्थात नए नए लोगों की नियुक्ति करना, कर्मचारियों की खोज करना। ऐसा नहीं कि हम अकेले सब काम कर लेंगे। किसी संस्था या फैक्ट्री में बहुत सारे वर्कर्स, बहुत सारे अधिकारी, कर्मचारी होते हैं, तो उनकी खोज करना, उनकी तलाश करना, उनकी भर्ती करना और उनकी योग्यता के अनुसार उनको कार्य पर लगाना ही नियुक्तिकरण कहलाता है। अगला इसमें है निर्देशन व नेतृत्व। निर्देशन, इसको अंग्रेजी में बोला जाता है डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या होता है? कि हम अपने अधीनस्थों से, कर्मचारियों से, अपने लोगों से कैसे निर्देश दे रहे हैं, ठीक ढंग से निर्देश दें कि भाई इस कार्य को ऐसे करना है। उनको सही डायरेक्शन देना, उनको सही निर्देश देना, उन्हें बताना कि कैसे करना है, ये निर्देशन कहलाता है। अगला है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या होता है?
मोटिवेशन का मतलब होता है जैसे किसी संस्था में कर्मचारी, मान लीजिए आप ही के कुछ अंडर में लोग हैं और सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, उनका मन उब गया, तो उनको मोटिवेट करना, उनको अंदर काम करने की इच्छा शक्ति को जागृत करना, उन्हें अभी प्रेरित करना ही अभिप्रेरणा कहलाता है। देखते होंगे यूट्यूब पे बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियो रहते हैं, उस वीडियो को जब आप देख लेंगे तो थोड़ा सा अंदर से एनर्जी आएगी, लगेगा हाँ कुछ ऐसा होना चाहिए। वो क्या करते हैं, आपके अंदर जो सोया हुआ है, मतलब सुस्त है, तो उसको अंदर से क्या करता है, इच्छा शक्ति जागृत करता है, अर्थात आपको प्रेरित करता है कि आप ही ऐसा करिए। तो मोटिवेट करने का मतलब है, प्रेरित करने का मतलब है कि आपकी इच्छा शक्ति को जागृत करना। अगला है संप्रेषण। संप्रेषण, संप्रेषण को अंग्रेजी में कहा जाता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब है कि जब हम किसी संस्था में कार्य करते हैं और बहुत सारे लोग होते हैं, तो सूचनाओं का आदान प्रदान कैसे किया जाता है, संप्रेषण के द्वारा ही किया जाता है। संप्रेषण का मतलब होता है कि जहां पर अपनी बात दूसरे के सामने, दूसरे के बात अपने सामने, सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है, आदेशों निर्देशों का ट्रांसफर किया जाता है, तो ही संप्रेषण कहलाता है। अगला है नियंत्रण, समन्वय। समन्वय, इसको अंग्रेजी में कोऑर्डिनेशन कहा जाता है। समन्वय क्या होता है, समन्वय का मतलब होता है संस्था में बहुत सारे लोग होते हैं और बहुत सारे लोगों के बीच तालमेल बिठाना इतना सरल नहीं होता। सबको एक सूत्र में बांधे रहना, अर्थात आपस में सामंजस्य स्थापित करना, तालमेल बैठाना रहना। जैसे ऐसे समझिए कि घर है, घर में 5-6 लोग हैं, 10 लोग हैं, मालिक का ये मालिक मतलब मैनेजर का उसका ये कर्तव्य होता है कि वह जितने भी लोग हैं सब में आपस में जोड़ कर रखे, किसी में मनमुटाव न होने, तालमेल बैठाए रखे, मतलब सभी हंसी खुशी से अपना रहें, अपना काम करें। तो ये क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन कहलाता है। मतलब आपसी सामंजस्य स्थापित करना, तालमेल बैठाए रखना, ये समन्वय कहलाता है। और लास्ट 8वां है नियंत्रण करना। नियंत्रण, इसको अंग्रेजी में कंट्रोलिंग कहा जाता है। कंट्रोलिंग का मतलब होता है कि व्यवसाय के जितने समूचे व्यवसाय पर, पूरे व्यवसाय पर मैनेजर को चाहिए कि वो नियंत्रण बनाए रखे, चाहे वो कारोबार हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे कोई अन्य बाहरी व्यक्ति हो, चाहे माल हो, चाहे आने जाने का समय हो, तो उस पर नियंत्रण बनाना ही कंट्रोलिंग कहलाता है। तो यह हो गया प्रबंध के मुख्य कार्य। तो प्रबंध के मुख्य कार्य कितने दिए गए हैं, 8 दिए गए हैं। अब बारी आती है प्रबंध के सहायक कार्य या अन्य कार्य। ये ध्यान दीजिएगा, नोट करते रहिएगा आप लोग, ठीक है। तो प्रबंध के अन्य कार्य या प्रबंध के सहायक कार्य क्या होते हैं। प्रबंध के सबसे पहला कार्य है नवाचार, सहायक कार्य। नवाचार, नवाचार क्या होता है, नवाचार का मतलब होता है इनोवेशन। इनोवेशन, इनोवेशन का मतलब होता है कि जब व्यवसाय या कारोबार में नए विचारों की खोज की जाती है, अर्थात किसी नए तकनीक की खोज की जाती है, तो उसे इनोवेशन कहा जाता है। आप देख रहे होंगे वीडियो, अच्छे से देखते रहिए। इनोवेशन का मतलब होता है कि नए विचारों की खोज करना, नए चीज का आविष्कार करना, जो पुरानी पद्धतियां हैं, पुराना ढंग है जिसके अनुसार हम कार्य कर रहे थे, उससे थोड़ा सा हट के कुछ नए विचारों की खोज करना, नए तकनीकों का खोज करना। अगला है प्रतिनिधित्व करना, दूसरा है प्रतिनिधित्व करना। प्रतिनिधित्व करना का मतलब क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि हम अपना प्रतिनिधित्व कितना कर रहे हैं। प्रतिनिधित्व का मतलब होता है कि दूसरे के साथ सहयोग करना। दूसरे के साथ सहयोग का मतलब यह है कि दूसरा कोई कार्य कर रहा है तो उसमें भी अपनी सहभागिता को बढ़ाए रखना, अर्थात किसी कार्य में जब हम अपना भी प्रतिनिधित्व करते हैं, शामिल अपने आप को करते हैं, उसके साथ मिलकर कार्य करते हैं, उसके साथ आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं,
उसी को प्रतिनिधित्व या रिप्रेजेंटेशन कहा जाता है। अगला है सौदेबाजी। सौदेबाजी, सौदेबाजी प्रश्न में क्या होता है? नेगोटेशन इसको कहा जाता है। नेगोटेशन क्या होता है? कारोबार में या किसी व्यवसाय में सौदेबाजी का भी होना आवश्यक है। सौदेबाजी का मतलब एक डील, ऐसे समझिए, डील का। डील कैसे होता है? जैसे देखते होंगे कि एक मैनेजर है, अपने कंपनी का प्रचार करने के लिए किसी प्रचारक कंपनी से डील करता है, सौदेबाजी करता है कि भाई हमारे ब्रांड को आप एडवर्टाइज करिए, किसी ब्रांड आदमी के साथ उसको क्या ना ऐड करिए, ताकि वो मेरा ऐड करेगा तो मेरा माल प्रोडक्ट बिकेगा। ऐसे भी सौदेबाजी होती है। दूसरे तरीके से पारिश्रमिक के आधार पर भी सौदेबाजी होती है कि किसी को हमको नियुक्त करना है, भाई कितना पैसा लेगा, कितना पेमेंट करेगा, तो वो भी सौदेबाजी का है। मतलब जैसे देखते होंगे कॉन्ट्रैक्ट पे कोई काम कराना है तो डील हो जाती है कि 1 लाख में करना है, 2 लाख में करना है, 4 लाख में करना है। तो कहने का मतलब है कि इसे सौदेबाजी कहा जाता है। सौदेबाजी मतलब नेगोटिएशंस। अगला इसमें है निर्वचन। निर्णय है आपका निर्णय। चौथा क्या है? निर्णय। निर्णय का मतलब है डिसीजन। डिसीजन मतलब होता है कि किसी भी महत्वपूर्ण विषय पर कैसा निर्णय लेते हैं, ये डिसीजन कहलाता है। मतलब ध्यान दीजिएगा, अनेकों विकल्पों में से, अनेकों समस्याओं के जो विकल्प होते हैं, कई ऑप्शंस होते हैं, उन ऑप्शनों में से किसी एक सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करना ही डिसीजन कहलाता है। मतलब कि कई विकल्पों में से किसी एक विकल्प पर विचार करना, उस पर निर्णय लेना ही डिसीजन या निर्णय कहलाता है। इस तरह इस लेक्चर में आप क्या पढ़े? प्रबंध के कार्य। एक बार और बता दें, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है? प्रबंध के कार्य को हमने 2 पार्ट में बांटा है, मुख्य कार्य और सहायक कार्य। मुख्य कार्य कौन कौन से है? नियोजन है, संगठन है, नियुक्तिकरण है, निर्देशन, प्रेरणा, संप्रेषण, समन्वय और नियोजन। ये जितने भी कार्य हैं आगे चलकर ये क्या हो जाएंगे? प्रत्येक चैप्टर्स हो जाएंगे। नियोजन का अलग चैप्टर आपके बुक में दिया होगा, संगठन का, नियुक्तिकरण का, जितने भी हैं सबका दिया रहेगा। ठीक इसी के साथ एक सहायक कार्य होता है। सहायक कार्य मात्र 4 बताएगा। मुख्य कार्य 8 है, सहायक कार्य 4। 4 में पहला कार्य क्या है? नवाचार, नई चीजों की खोज करना, प्रतिनिधित्व करना, सौदेबाजी करना और निर्णय करना। तो ये पहला चैप्टर आप लोग का समाप्त होता है। एक छोटा सा टॉपिक और बचा हुआ, उसको भी जान लीजिए। तो मैं चाहूंगा कि सबसे पहले आप लोग नोट कर लें, और नोट करने के बाद से वो भी टॉपिक बता के आज का लेक्चर समाप्त करें। तो आइए नोट करिए पहले। तो आप लोग उतार लिए होंगे, थोड़ा सा स्पेस है, इसी में मैं बता दे रहा हूं आप लोग को। प्रबंध के स्तर, प्रबंध के स्तर, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के लेवल कौन है? ध्यान दीजिएगा, मैनेजमेंट के 3 लेवल बनाए गए हैं। तो तीनों ये एक ट्रायंगल में बनाया गया। ठीक है, इसमें 3 लेवल बनाए गए हैं। 1 लेवल, 2 लेवल और 3 लेवल। इसे कहा जाता है, और ये तीनों लेवलों को मिलाकर क्या कहा जाता है? प्रबंध कहा जाता है। इसे कहा जाता है उच्च स्तरीय प्रबंध। ठीक, इसे कहा जाता है मध्य स्तरीय प्रबंध। ऐसे कहा जाता है निम्न स्तरीय प्रबंध। ये 3 लेवल दिए गए। ये ध्यान दीजिएगा, एक ट्रायंगल क्यों है? हम चाहते तो ऐसे भी बना सकते थे एकदम स्ट्रेट, लेकिन ऐसा नहीं। जो टॉप लेवल पर होता है, उसमें ध्यान दीजिएगा कि किसी भी संस्था में सबसे ऊंचे पद पर होगा तो कोई 1 या 2 व्यक्ति होगा, इसीलिए उसे उच्च स्तरीय प्रबंध कहा जाता है।
किसी भी संस्था में, जैसे ऐसे समझिए आप जिस कॉलेज में पढ़ते हैं तो कॉलेज का हेड कौन है? प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल एक ही होगा, अर्थात उसका जो दायरा है इतना ही है। जैसे ही उसके नीचे आएंगे तो मध्यस्तरीय लेवल होगा, उसमें जितने भी टीचर्स स्टाफ वगैरह ये आ जाएंगे तो थोड़ा ज्यादा संख्या में होंगे, और उससे भी नीचे आएंगे तो सबसे निम्न स्तरीय मैनेजमेंट होता है, उसमें और सारे कर्मचारी आ जाएंगे। इसलिए इसका जैसे ही टॉप लेवल से नीचे की ओर बढ़ते हैं तो कर्मचारियों की संख्या बढ़ती जाती है, और नीचे से जैसे ऊपर की ओर जाते हैं तो अधिकारियों की संख्या हमारी कम होती जाती है। तो इसीलिए इसे ट्रायंगल बनाया गया। अब प्रश्न है कि निम्न स्तरीय प्रबंध में क्या आते हैं? इसमें भी जितने भी पर्यवेक्षक होते हैं, पर्यवेक्षक, सुपरवाइजर, क्लर्क होते हैं, सहायक होते हैं, ये सब क्या कहाँ आते हैं? निम्न स्तरीय लेवल में होते हैं। मध्य स्तरीय में क्या होते हैं? मध्य स्तरीय में जितनी भी शाखाएं होती हैं, ब्रांचेज होती है, शाखा के प्रबंधक आते हैं, प्रबंधक आते हैं। इसमें कौन आता है? इसमें सीधे संचालक होता है, संचालक होगा जिसको डायरेक्टर कहा जाता है। कहीं कहीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है, कोई कहीं कहीं अध्यक्ष होता है। मतलब कि संस्था का टॉप अधिकारी एक ही है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या संचालक या अध्यक्ष कहा जाता है। उसके बाद से उस संस्था के जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं, जितने विभाग होते हैं, उन विभागों के जो प्रमुख होते हैं, प्रबंधक होते हैं, वो मध्यस्तरीय प्रबंध में आते हैं। और उन प्रबंधकों के नीचे जितने लोग काम करते हैं, जैसे पर्यवेक्षक, क्लर्क, सहायक ग्रेड के जितने भी हैं, वो क्या होते हैं? निम्न स्तरीय प्रबंध होते हैं। तो यदि प्रश्न में पूछा जाए कि प्रबंध के कितने स्तर होते हैं, प्रबंध के मात्र 3 स्तर होते हैं, 3 ही लेवल होते हैं। लेकिन हर लेवल के द्वारा क्या किया जाता है? मैनेजमेंट का काम किया जाता है, क्योंकि निम्न स्तरीय प्रबंध अपने से नीचे के कर्मचारियों पर नियंत्रण करता है, मध्य स्तरीय प्रबंध निम्न स्तरीय वालों को नियंत्रण करता है, और उच्च स्तरीय प्रबंध मध्य स्तरीय को नियंत्रित करता है। तो इसी के साथ व्यवसाय प्रबंध के सिद्धांत का पहला लेक्चर कंप्लीट हुआ। हमारा वीडियो कैसा लगा ये जरूर हमें लाइक करके बताइएगा, और कमेंट, और बहुत अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। और जो भी हमारे चैनल पर नए होंगे तो उन्हें सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो ठीक है, इसी के साथ आज का लेक्चर मैं समाप्त करता हूँ। अगले लेक्चर में मैं फिर कल मिलूंगा, तब तक के लिए